हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। राष्ट्रीय तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर के तमाम दर्शकों को जो हमारा आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बहुत भारी मन से मैं आपको ये मुबारकबाद या शुभकामनाएं दे रही हूं उन सब लोगों को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, दिल और दिमाग में रखते हुए, नूह के वो तमाम लोग जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके घर ढा दिए गए हैं, वो हजारों लोग जो बेघर हो गए हैं, वो लाखों लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, मणिपुर के वो तमाम लोग, वो महिलाएं, वो पुरुष, वो महिलाएं जिनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया, वो एक पूरा राज्य जो जिस तरह की अशांति से होकर गुजर रहा है, उन सब के साथ मेरी तमाम तरह की संवेदनाएं, इन सब के साथ, इन सबको मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग और अपनी प्रार्थनाओं में रखते हुए मैं इस स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहती हूँ। जाहिर है ये मेरा काम है एक पत्रकार के तौर पर। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, लंबा चौड़ा 1.5 घंटे का उनका भाषण है, जिसके कई मुख्य अंश जो हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे, आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के उनके भाषण का जो कंटेंट था, उस सब से लगता है कि प्रधानमंत्री खुद बहुत थक गए हैं। ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे आराम दीजिए। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं आज द वायर पर यहाँ कि क्या प्रधानमंत्री का ये 10वां भाषण उनका आखिरी भाषण है। इतना थका हुआ भाषण जिसको ज्यादातर लोग आप देखते हैं उनका महिमा मंडन करते हैं और ये कहते हैं कि वो एक्सीलेंट ओरेटर हैं, बहुत बेहतरीन शानदार वक्ता हैं। मैं खुद एक पत्रकार, एक भारतीय के तौर पे मैंने कभी नहीं समझा कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मुझे लगता है आज वो लोग जो कि कायल रहे हैं उनकी ओरेटरी के, वो लोग जो कायल रहे हैं उनकी बहुत अच्छे तकरीर देने के अंदाज के, वो भी आज कह रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी बहुत हो गया। कोई भी एक ऐसी बात उनके भाषण की नहीं थी जो उन्होंने आज ऐसी कही हो जिस पर वाकई ये सोचा जाए कि ये व्यक्ति जो 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व, उसके लीडरशिप की जिम्मेदारी है, वो वाकई लोगों को लीड कर रहा है। लीड नहीं बल्कि फॉलो करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। एक अलग तरह की एक खींच, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, एक तरह की थकान, एक तरह का, मैं कहूंगी बिल्कुल एक तरह से नरेंद्र मोदी जैसे नजर नहीं आए, जिनको देखा है कि बहुत बुरी हार के बाद भी नरेंद्र मोदी सीना चौड़ा करके अक्सर कैमरे के सामने नजर आते हैं और नई तरह के वादे करते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी बारीक निगाहें आपको ये बताएंगी, जिन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, जो देश के बाकी प्रधानमंत्री हैं उनको भी देखा है पिछले 30-35 सालों में, और साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्रियों को भी देखा है, उनके कामकाज को भी देखा है, उनके भाषणों को भी देखा है और जांचा परखा है। आज मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद और साथ ही सिद्धार्थ वरदराजन। एक अच्छे मास्टर की तरह अपूर्वानंद जी, जब मैं देख रही थी कि आपका ट्वीट अलग अलग शब्दों में नजर आ रहा है, बहुत लंबी चौड़ी आपने बात नहीं कही, लेकिन आपने बहुत कुछ फिर भी कह दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बोले तो बहुत कुछ नरेंद्र मोदी, लेकिन कहा क्या उन्होंने? देखिए, भाषा के छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को अच्छा वक्ता कहने की जगह उनको एक लफ़ाज कहा जाना चाहिए। वो दरअसल एक लफ़ाज हैं, एक डेमागॉग, और एक डेमागॉग डेमोक्रेसी में ही पैदा होता है, जनतंत्र में ही पैदा होता है, लेकिन वो काफ़ी ख़तरनाक होता है।
तो नरेंद्र मोदी की खासियत उनकी ये लफ़ाजी है, इसको पहले समझना चाहिए। और आज का पूरा भाषण लफ़ाजी के अलावा कुछ नहीं था। वो एक बहुत ही लड़खड़ाता हुआ सा भाषण था, उसकी भाषा बहुत लचर थी। हिंदी के व्यक्ति होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, और ये सारे लोग हिंदीवादी लोग हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कि एक साफ सुथरा हिंदी का वाक्य नहीं बोल पाना, बिना अंग्रेजी के अनेक शब्दों के एक हिंदी का वाक्य नहीं बोल पाना, यह किस प्रकार का की वक्तृत्व कला है, यह हमें देखने की आवश्यकता है। दूसरे कि इसमें एक जबरन का जोश पैदा करने की कोशिश थी। और तीसरे, जैसा आपने खुद कहा कि अगर हम आज का माहौल देखें, मणिपुर को देखें, तो कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री इस वक्त जब आएगा तो उसका परिधान भी, उसकी शारीरिक भंगिमा भी, उसका स्वर भी, उसके स्वर में वह वेदना दिखनी चाहिए, वह संवेदना दिखनी चाहिए। इस भाषण में मानवीय संवेदना की बात की गई, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा रवैया अब बहुत ही आक्रामक था, एक नकली किस्म की आक्रामकता थी, और वह आक्रामकता भरने की कोशिश की थी अपने समर्थकों में उन्होंने। लेकिन उस पूरे परिधान से जो उन्होंने धारण किया, जो साफा पहना, जिस प्रकार की शारीरिक मुद्रा थी, उससे भी पता चलता था कि एक पूरा राज्य विभाजित हो गया है। हजारों लोग, 60,000 के आसपास लोग, उससे भी ज्यादा लोग विस्थापित हैं। दिल्ली के ठीक करीब नूह में भारतवासी, हजारों भारतवासी नूह में उनके घर गिरा दिए हैं, सरकार ने गिरा दिए हैं, बेघर कर दिए हैं, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक तरह की नस्ल कुशी थी, एथनिक क्लिंजिंग जो हरियाणा में की गई। इतनी सख्त टिप्पणियों के बाद 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण में न तो वो कहीं तकलीफ थी, न संवेदना थी तो सिर्फ लफाजी, आक्रामकता, एक लड़खड़ाहट और एक नकली किस्म की गर्व की भावना को भरने की कोशिश देशवासियों। अगर बहुत संक्षेप अपूर्वा जी, इससे पहले मैं आपका ट्वीट भी पढ़ देती हूँ। बड़ा दिलचस्प मुझे लगा कि आपने पूरे वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, उसके जरिए आपने बताने की कोशिश की कि आप एक किस तरह से देखते हैं। आपने लिखा कि रैम्बलिंग मोनोलॉग, टायर्ड, रेपिटेटिव, हॉलो, अग्रेसिव posturing, lies, half truths, pathetic attempt to pump a false sense of pride in the willing constituency, too many English words to sound smart, lousy Hindi। आपने इतने सारे व्याकरणों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और इतने सारे विशेषणों का इस्तेमाल किया है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो कंटेंट है इसके बारे में बताइए। तो स्टाइल के बारे में आपने ज्यादा कहा। हाँ, क्योंकि स्टाइल दरअसल कंटेंट में, फिर चूंकि मैं अदब पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो फॉर्म है, आपका जो रूप है, उसी से आपकी अंतर्वस्तु का पता चलता है, आपके कंटेंट का पता चलता है। तो इस रूप से पता चलता है कि कंटेंट कितना कमजोर होगा। मसलन 1000 साल की गुलामी और उसके बाद 1000 साल के आगे के भविष्य, इन दोनों का क्या मतलब है? हम किस 1000 साल की गुलामी की बात कर रहे हैं? और उसी तरह यह कहना कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई थी, भारत की सप्लाई चेन बनी हुई थी, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोग मर गए, आप किस ऑक्सीजन सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं? रेमडेसिविर खोजते हुए लोग तड़प तड़प के मर गए, किस सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं? तो यह कोरोना के संदर्भ में वो कह रहे थे, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं है कि जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, और मैं फिर उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी तरह कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जो भारत बनाएगा। बार बार दुनिया भारत की ओर देख रही है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, इसका जिक्र या आलाप इस भाषण में दिखलाई पड़ रहा था। दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है? ये कह रहे हैं कि भारत की खासियत क्या है? भारत की खासियत है, फिर अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। तो अब इससे आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा, जैसे स्किल, स्पीड, स्केल, इस तरह की तुकबंदी या इस तरह के अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल वे करते हैं। लेकिन और वो कह रहे हैं कि दुनिया हमारी डाइवर्सिटी को अचंभे के साथ देख रही है। दुनिया तो इस डाइवर्सिटी को पिछले 70 साल से देख रही है, अचंभे के साथ अब वो ये देख रही है कि इस डाइवर्सिटी को इसकी सरकार खत्म कर रही है। यह देखकर दुनिया अचंभित है, लेकिन उसको पूरी तरह से उलट देना और एक झूठ बोलना, और उसी तरह यह कहना कि सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित है। सारे लोग जानते हैं कि चीन से लगी हुई सीमा का क्या हाल है,
खुद ये कह रहे हैं कि म्यांमार से लगी हुई सीमा हमारी खुली हुई है, तो सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हैं, देश पहले से अधिक सुरक्षा का अनुभव कर रहा है, सीरियल बॉम्बिंग खत्म हो गई है। लेकिन ट्रेन में जो मास शूटिंग हुई, उसके बाद भारत की ट्रेन में चलने में कोई भी मुसलमान कितना असुरक्षित महसूस करेगा, इस बात का क्या प्रधानमंत्री को एहसास नहीं है? और क्या यह बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी? और क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं इसके बावजूद देश के मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश का हर कोना, हर ट्रेन उनके लिए सुरक्षित है। लेकिन यह बात उन्होंने नहीं कही। यह चिंता इस समय देश के करोड़ों मुसलमानों की चिंता है। क्या वह नजरअंदाज करने योग्य है? उसी प्रकार उन्होंने एक फिर खोखली बात कही कि यह एक विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट है। इसका क्या मतलब है? कुछ भी स्पष्ट नहीं था। यह कोरी भाषणबाजी के अलावा या लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ये कि अब जो हमारे सीमा के गांव हैं, मैं उनको आखिरी गांव नहीं कह के पहला गांव कहता हूं, वो वाइब्रेंट विलेजेस हो जाएंगे। तो आपको वाइब्रेंट गुजरात की याद आ जाएगी। शब्दों की इतनी कमी है कि एक ही चीज को बार बार दोहराया जाता है। फिर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह भी एक लफाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, लेकिन यह सुनने में लोगों को बहुत आश्चर्य। अपूर्वा जी, मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ा सा अंश उनके भाषण का हम सुनाएं दर्शकों को और उसके बाद हम वापस आएंगे। खासकर मैं ये अंश जब उन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण के बारे में ये कहा कि इन्होंने बर्बाद कर दिया है, परिवारवाद, तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद किया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार का कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। आइए ये उनका भाषण का अंश सुन लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। सिद्धार्थ पोद्दार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी, पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक तो ये 2047 का जिक्र किया करते थे। इन्होंने इस भाषण में भी कहा कि देखिए 100 साल भारत की आजादी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो कि 6-7 महीने के भीतर एक चुनाव लड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, न सिर्फ कि उनकी पार्टी के लिए, देश के लिए, दुनिया भी देख रही है कि नरेंद्र मोदी के एक दशक के बाद किस तरीके से भारत की जनता अब अपना राजनीतिक भविष्य चुनेगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी 6 महीने, साल भर या 25 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वो 1000 साल की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है इस तरह से वो ऊर्जा भरना चाहते हैं लोगों में कि ऐसा लगता है कि कब्र में लेटा हुआ मुर्दा भी खड़े होकर आए और वापस कहे कि मैं इस दुनिया में, इस भारत में वापस आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि 1000 साल बाद क्या होगा। दो बातें। सबसे पहले तो कुछ हफ्ते पहले मोदी साहब ने शायद बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने ये ऐलान किया कि मेरी तीसरी पारी भी शुरू होने वाली अगले साल।
तो ये भी अगर ये चौंकाने वाली बात नहीं थी, तो अब जो है वो हजारों साल, 1000 साल की बात कर रहे हैं। तो आरफा जी, मामला बहुत सीधा है। अगर आप इतिहास में देखें, 20वीं शताब्दी में देखें कि किस लीडर ने किन परिस्थितियों में 1000 साल की राइख के बारे में बात किया, तो वो शख्स था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मनी पे अपना कब्जा जमाया तो उनका ये फ्रेज था, 1000 ईयर राइख। तो जाहिर है कि जो लोग तानाशाह हैं, जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, जो लोग एक इतना एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, और माफ कीजिए पूर्णा जी, मैं तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग तो करूंगा ही, हालांकि मोदी जी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जो है इस किस्म की जो एक इगोटिज्म, ये आपको अगर किसी में पहले देखना चाहेंगे तो हिटलर में था। और इतिहास, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिटलर की जो राइख थी वो 1000 साल नहीं 12 साल ही चली। और मतलब ये ऑफ कोर्स लोगों को गुमराह और फूल करने वाली बात है। लेकिन अभी जो क्लिप आपने चलाया, मैं एक और इस पे मेरे जहन में सवाल उठता है कि चलिए, परिवारवाद पे आप बार बार बोलते रहते हैं, और अब हर कांग्रेस में भी है, बहुत मुख्तलिफ पार्टियों में भी है, बीजेपी में भी है। आप बताइए कि गृह मंत्री के जो सुपुत्र हैं, इनमें क्रिकेट के हवाले से कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं कि उनको बीसीसीआई के चीफ के पोजीशन पे रखा गया है? तो ये भी परिवारवाद है एक किस्म का। लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगा एक और शब्द पे, और वो है तुष्टीकरण। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस शब्द की परिभाषा जरा हमको बताएं कि तुष्टीकरण किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या अगर कोई एमपी, उन पे इल्जाम लगता है कि वो विमेन स्पोर्ट्स प्लेयर्स को मोलेस्ट कर रहे हैं, और उन पे मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या उनका तुष्टीकरण नहीं हो रहा है? जब खुले बाजार में कुछ लोग जाके ऐलान करते हैं पुलिस के सामने कि मुसलमानों का कत्ल होने वाला है, मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? लेकिन मोदी साहब तुष्टीकरण शब्द इस्तेमाल करके इशारा मुसलमान की ओर अपना उंगली उठा रहे हैं। तो जरा खुल के दुनिया को बता दें कि उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक और पे वो डाइवर्सिटी का राग गाते हैं, कहते हैं कि दुनिया जो है वो अचरज में है कि भाई इंडिया इतना डाइवर्स मुल्क है, उस डाइवर्सिटी को आप खत्म करने की कोशिश में है। और सारी जो आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है, आपके पार्टी के जो नेता हैं, वो इतना एक ओपन कैंपेन, डिवाइसिव, पोलराइजिंग, एक देश को दोबारा बांटने का, एक ध्रुवीकरण का जो माहौल पैदा करने की जो सियासत है उनका चल रहा है, जहां पे मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया है। और उसी के बारे में जो है ये तुष्टीकरण लफ्ज रेफर करता है कि भाई बेसिकली और जस्टिफाइंग कि मुसलमान को जितना आप टारगेट करो ये सब जायज है, क्योंकि हम तुष्टीकरण के खिलाफ अपना सियासत चला रहे हैं और देश को यही चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मोदी थोड़ा खुले लफ्ज में, खुले शब्द में ये इस चीज को बोल दे। तुष्टीकरण का क्या मतलब, वो बताएं कि इसका मतलब क्या है, और G20 में इसका ऐलान करें। बिल्कुल, जरूर G20 में भी ऐलान होना चाहिए। और एक ऐसा शब्द जो ऐसा लगता है उनकी राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है, उसके बिना उनके किसी भी, मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, एक तहसील का नेता भी बिना तुष्टीकरण कहे हुए वो अपनी राजनीति पूरी नहीं कर पाता है। इस कदर केंद्र में उनके अस्तित्व के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई जानकारों को मैंने कहते सुना है कि ऐसा लगता है कि जो भाजपा की राजनीति है वो हिंदू केंद्रित है, लेकिन एक्चुअली वो दरअसल मुस्लिम केंद्रित है। बिना मुसलमानों के भारत की जो भाजपा की राजनीति है वो असंभव लगती है। मैं चाहती हूँ कि ये आप बयान सुने मणिपुर से रिलेटेड, क्योंकि प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही थी, बाकायदा ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने संसद में इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि वो भाषण दें। उसके बावजूद भी किसी भी एक तरह का कोई जज्बाती या कोई ऐसा वादा उनके मुंह से नहीं निकला, ऐसी कोई बात नहीं निकली जिसमें एक प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी ली हो कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसमें उससे उनकी सरकार का कोई लेना देना है। लेकिन इस भाषण में एक तरह की शांति की अपील जैसा प्रतीत हुआ। ये सुन लेते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह
नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है, समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार समाधान खोजने के लिए सभी प्रयास कर रही है। पूर्वरंजन जी, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अभी फिलहाल मणिपुर में एक तरह से शांति का जश्न नहीं, इस तरह का किसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं चाहता हूं कि मणिपुर के लोग अब इसी को इस तरह से आगे बढ़ाएं। उन्होंने मणिपुर की समस्या क्या है, क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्यों सरकार नाकाम हो रही है, महिलाओं के साथ किस तरह की यौन हिंसा हो रही है, किस तरीके से एक तरह का एथनिक वायलेंस, एक गृह युद्ध, या फिर ये कहें कि इससे भी बढ़कर कुछ हो रहा है, क्योंकि गृह युद्ध में दो समुदाय आमने सामने होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार सीधे तौर पर और जो सुरक्षा बल हैं वो एक समुदाय के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में शायद नई परिभाषाएं दी जाएंगी। इस सब को अलग करके उन्होंने बात तो कही, लेकिन पहली बार एक शांति की अपील भी की। नहीं, शांति की बात तो खैर वो पहले कर चुके हैं, लेकिन ये खोखली बात है क्योंकि वे प्रधानमंत्री हैं और यह बात अब पूरी तरह से जाहिर है कि मणिपुर में शांति नहीं हुई है। आज भी शांति नहीं है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कुकी विधायक भी नहीं आ सकते हैं, तो किस शांति की वो बात कर रहे हैं। मणिपुर में वहाँ की पुलिस असम राइफल्स पे एफआईआर कर रही है। असम राइफल और मणिपुर की पुलिस आमने सामने खड़ी है, तो ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति वापस लौट रही है। यह पूरी तरह से झूठ है। मणिपुर दो हिस्सों में बंट चुका है, यह बात सारे लोग जानते हैं। मैतेई और कुकी, नागा एक दूसरे ढंग से, नागा समुदाय एक दूसरे ढंग से अपना असंतोष जाहिर कर रहा है। पूर्वोत्तर के दूसरे क्षेत्रों में इस अशांति के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। उस समय प्रधानमंत्री उस सारी चीज को संबोधित न करके एक गोलमोल सी बात करते हैं कि मणिपुर में शांति लौट रही है, सारे लोगों को शांति से रहना चाहिए वगैरह वगैरह, जिसका कोई मतलब नहीं है। और यह बात भी अब सारे लोग जानते हैं कि यह प्रधानमंत्री कह नहीं सकते, क्योंकि मणिपुर की जो हिंसा है, उसको यह कहना कि मणिपुर में हिंसा भड़क गई गलत है। मणिपुर में एक तरह से हिंसा भड़कने दी गई या आयोजित की गई और वह बिना केंद्र की सहमति के हो नहीं सकती थी। यह संभव नहीं था उसको कहना। बीरेन्द्र सिंह को बनाए रखना, जबकि वो पूरी तरह असफल साबित हो चुके हैं, यह भी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार एक बहुसंख्यकवादी या मैतेई बहुसंख्यकवादी सरकार को बनाए रखना चाहती है। तो हमारे सामने यह स्पष्ट है कि देश से, लाल किले की प्राचीर से देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हिंदी जानने और सुनने वालों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं है। हिंदी का जो बड़ा मीडिया है वह उन्हें मणिपुर के बारे में सच्चाई बताएगा नहीं। तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसी से वे अपनी राय बना सकेंगे। जी हाँ, और इस दौरान में जी हाँ, मैं अपने दर्शकों से भी मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि उनको प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा वो भी हमें बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखें, चाहे तो बिंदु बना के लिखें या उनकी कैसी भावना उन्हें नजर आई जरूर लिखें, क्योंकि प्रधानमंत्री वादा ये कर रहे हैं, हम यहाँ पर दवायर पर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये उनका आखिरी भाषण है। खुद वो इतने थके नजर आए, ऐसा लगता है कि आराम का अनुरोध कर रहे हैं, आराम की गुजारिश कर रहे हैं कि मुझे बस अब आराम दे दीजिए। लेकिन क्या ये तो दर्शक तय करेंगे, जो वोटर भी हैं, कि उन्होंने किस तरीके से देखा। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को मैं आपके सामने रखूंगा। तो यानी अगले साल भी वो भाषण देने के ख्वाहिशमंद हैं। सुधा जी, मोदी साहब का शांति का जो अपील है सुनने में अच्छा लगता होगा बेशक, लेकिन मणिपुर के लोगों का ये अपमान है और हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अपमान क्यों? क्योंकि मणिपुर के लोगों को
लड़वाया जा रहा है। मणिपुर के लोग एक्चुअली इस वायलेंस के शिकार बनाए गए हैं। और शिकार कौन बना रहा है? बीरेन सिंह की सरकार, केंद्रीय सरकार, अपने एक्शन से, अपने इनएक्शन से। जब कोई घटना घटती है, जैसे कि वो वायरल वीडियो में सारी दुनिया ने देखा, आपने केस सिर्फ तभी दर्ज किया जब वीडियो लीक आउट हो गया, लेकिन उससे पहले आपको पता था। आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ तभी किया जब जो है वीडियो लीक आउट हुआ। तो सारी दुनिया जानती है कि मणिपुर की जो प्रशासन है पूरी तरह से इस वायलेंस की सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड है। और क्योंकि केंद्रीय सरकार मणिपुर सरकार को सपोर्ट कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं ले जा रहा है जो संविधान के मुताबिक उनको जो कार्रवाई की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस माहौल में आप शांति की अपील कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जबकि सारी जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ, और अपूर्वा जी, मैं आपसे जरूर इस बारे में पूछूंगी, खासकर जब वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं विद स्ट्रेट फेस, सीधे मुंह से वो ऐसा कह पा रहे हैं। अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाकर भी अगर व्यक्ति विद स्ट्रेट फेस ये कह पा रहा हो, बिना हंसे हुए, बिना रोए हुए, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले बहुत दिलचस्प बात, मैं सिद्धार्थ चूंकि कश्मीर को बहुत नजदीक से फॉलो करते रहे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि अलग अलग जो जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट हैं, खासकर कश्मीर से, ये शाह फैसल का मैं एक ट्वीट पढ़ रही हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, something unprecedented is happening in Kashmir today. I have not seen any such thing in my life so far, and none of us have. People are celebrating August 15 with the fervor that used to be seen only on major festivals like Eid. Kashmir has embraced with pride and joy. और बीच में उन्होंने झंडे का आइकन लगाया है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, इससे पहले मैं देख रही हूँ कि कश्मीर से जुड़े हुए वो लोग जो कि कश्मीर के आलोचक रहे हैं, भारत की जो सरकार की नीति है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मुहर्रम का जुलूस पहले कश्मीर में ऐसे कभी नहीं निकलता था, अब ये कह रहे हैं कि आजादी के दिन का जुलूस ऐसे कभी कश्मीर में नहीं निकलता था। ये हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या वाकई ये कश्मीरियों की जिंदगी में पहली बार हो रहा है? देखिए, ये कश्मीर के लोग खुद बता पाएंगे, वही जो है अच्छी तरह से सिचुएशन को जानते हैं, लेकिन उनको कैसे सुना जाए, उनकी राय कैसे हम लोग जाने? राय हिंदुस्तान में अगर आप किसी की राय जानना चाहते हैं तो वहां पे चुनाव होता है, लोग अपने वोट से अपने ख्यालों का इजहार करते हैं कि भाई मेरी राय ये है, मैं चाहता हूं कि भाई हमारा इलाका, हमारा प्रदेश, हमारा यूनियन टेरिटरी ऐसे आगे बढ़े। लेकिन हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना है क्या आरफा जी, जहां पे 6-7 साल से जो प्रशासन वहां पे चल रहा है वो अनइलेक्टेड प्रशासन है, और आज भी जो है केंद्रीय सरकार ये हमको बता नहीं पा रहा है कि वहां पे चुनाव कब होंगे। तो अगर वाकई में सिचुएशन इतना जो है तब्दील हो चुका है, सरकार कहती है कि भाई दहशतगर्दी का मसला खत्म हो गया है, अलगाववाद का मसला खत्म हो गया है, हर एक चीज जो है वो अब वहां पे दूध की नदियां बह रही हैं, तो आप वहां जरा चुनाव करा के दिखाएं। चुनाव क्यों नहीं आप कर पा रहे? और वहां पे इतने रिस्ट्रिक्शंस, दर्शकों को हम बता दें कि 70-80 पत्रकारों के पासपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर में ये कॉन्फिस्केट किए गए, कैंसिल किए गए। क्यों? ऐसे पत्रकार जिन पे कोई केस भी नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो देश के बाहर जाके किसी से मिलें या हिंदुस्तान के बारे में लिखें। तो ये कौन सी वहां पे इतनी बड़ी उपलब्धि है? शाह फैसल जी आके बताएं, लेकिन शाह फैसल नहीं बताएं पाएंगे। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी खुद बताएं कि कश्मीर में चुनाव कब आयोजित किया जाएगा। जो वादा आपने किया कि कश्मीर एक प्रदेश दोबारा बनाया जाएगा, वो उस वादे पे आप अमल कब होंगे? इन सवालों का कोई जवाब। कश्मीरियों की जिंदगी में कितना ज्यादा कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं जानती हूँ अपूर्वा जी को जाना है, लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ बस जरा 5 मिनट और हमारे साथ वो बने रहे। मैं खुद भी ये बांटना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं खुद फरवरी के महीने में थी, 6 महीने गुजरे हैं इस बात को। पत्रकारों और पत्रकारिता की आजादी का ये हाल है कि 35 पत्रकारों को मैंने फोन किया, जिसमें से बहुत ही युवा जो पहले साल में थे अपने पत्रकारिता के, ऐसे 3 लोग बात करने के लिए तैयार हुए। बाकी 32 लोगों ने
मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, इतने डर और खौफ का माहौल है। आप कश्मीर की सड़कों पे गुजर जाइए, आप श्रीनगर में चले जाइए जिसको काफी हद तक कॉस्मोपॉलिटन माना जाता है, मैं साउथ कश्मीर का भी जिक्र नहीं करूँ, आपको 3 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो खुलकर आपसे बातचीत कर सकें। ये हाल है कश्मीर की, जिसको कुछ जो बाबू ब्यूरोक्रेट हैं वो कह रहे हैं कि अप्रत्याशित हो गया है। अपूर्ण जी, जल्दी से मुझे ये बताइए कि मैं आपसे जो अजीत पवार के बारे में जिक्र कर रही थी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीधे तौर पर भारत की जनता, देखिए कितना भी जो दरबारी सरकारी मीडिया है इसको छिपाने की कोशिश करे, पत्थर के नीचे दबाने की कोशिश करे, पहाड़ खड़े कर दे झूठ के, लेकिन जनता तो ये जानती है जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो क्या वो ऐसे कैसे कह पाते हैं? किन लोगों के लिए वो ये बात करते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि ये सब हो रहा है भारत में? देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन ने शुरू में ही कहा था कि एक व्यक्ति था हिटलर, और इसलिए आप बिल्कुल सपाट चेहरे से झूठ बोल सकते हैं, और झूठ इसलिए बोल सकते हैं कि आप लोगों में एक झूठा विश्वास दिला रहे हैं कि अब उनकी हुकूमत कायम हो गई है, यह कि अब वे मुसलमानों पर शासन कर सकते हैं। आपने एक ऐसा मतदाताओं का समूह पैदा कर दिया है जिनके अंदर ये इच्छा है, और इसको मैं एक तरह की शैतानी इच्छा कहता हूँ, जिसको बार-बार संतुष्ट किया जाने की कोशिश है। इसलिए वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वे जानते हैं कि हमारा नेता झूठ बोल रहा है, लेकिन वे कहते हैं देखो कितनी अच्छे ढंग से झूठ बोल रहा है, कितनी चालाकी से झूठ बोलता है, और मेरा झूठा है, वो ये कहते हैं। तो और उसको झूठ बोलने का अधिकार है। झूठ बोलने से अगर काम चलता है तो झूठ बोलना चाहिए। यह एक विश्वास उस मतदाता के उस हिस्से में है, लेकिन बाकी लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है उनके लिए। इस तरह से देश को गुमराह करना और इस तरह के व्यक्ति को अपने देश का सर्वोच्च पद देना, प्रधानमंत्री का पद देना, जो सपाट चेहरे से लगातार झूठ बोल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लोग कहते थे कि दिन में कितनी बार वो झूठ बोल रहे हैं, इसकी जांच करते करते थक जाते हैं लोग। वैसी ही हालत अब भारतवर्ष में हो गई है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया, जो उन्होंने तथ्यों के रूप में कहा, उसके फौरन बाद लोग बतलाने लगते हैं कि ये देखिए तथ्य कैसे गलत हैं। संसद में जब झूठ बोला जा सकता है, गृह मंत्री झूठ बोल सकते हैं, अर्धसत्य असत्य का सहारा ले सकते हैं, तब तो कहीं भी आप झूठ बोल सकते हैं। संसद में तो आप गलत बयानी नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने संसद में देखा क्या बातें की गई। उसी प्रकार यहाँ अनेक बातें कि 75,000 अमृत सरोवर पूरे कर दिए गए, बना दिए गए। मैंने यह कहा, अभी थोड़े दिन पहले एम्स के बारे में बात हुई, चारों तरफ चर्चा हो रही है कि किस तरह यह पूरी तरह से झूठ है। तो झूठ बिना चेहरे पे शिकन लाए, माथे पर शिकन लाए बोलना, धड़ल्ले से बोलना और आत्मविश्वास से बोलना, और यह जानना कि हमारा मतदाताओं का एक वर्ग है जो इसको स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन यह बाकी लोगों के लिए बहुत खतरनाक बात है, जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। जी हाँ। अब आखिरी सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सिद्धार्थ वरदराजन, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 2-3 चीजों का मिश्रण है। पहली बात तो बहनों और भाइयों से अचानक नरेंद्र मोदी परिवारजनों पे कैसे आ गए? ये जो उनका एक ये रणनीति में बदलाव, पहली बात तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले सिर्फ बहनों भाइयों कहते थे, अचानक परिवार कहने लगे हैं परिवार को, देश को, यानी अपने जो इलेक्टोरेट है उसको, या मैं कहूंगी देश की आबादी को। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे भाषण में उन्होंने जिक्र तो किया 1000 साल का, लेकिन हम जानते हैं 6 महीने में वो चुनाव में जाएंगे। जो दरबारी मीडिया है वो कह रहा है कि आकांक्षा, आशावाद और विश्वास से लबरेज रहा पीएम का भाषण। इन तारीफों की हम उम्मीद ही कर रहे थे कि ये तारीफें आएंगी। प्रधानमंत्री ने जब उनके पूरे भाषण में जब उन्होंने एक शब्द ये कहा कि 2019 में आपने जो मैंने काम किया उसकी बुनियाद पे आपने मुझे आशीर्वाद दिया। अब फिलहाल वो किस मुद्दे पे आशीर्वाद लेंगे? आपको इस भाषण से, जो उनका आखिरी भाषण था इस दशक का, कम से कम किस तरह की अनुभूति आपको हुई? कैसे आपको पता चला कि प्रधानमंत्री क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फिर से आप क्यों चुनिए? आरफा जी, उनकी बातों को सुन के मैं एक पॉइंट जो है बार बार उस पे वो लौटते गए, और उसी पे मैं तवज्जो देना चाहूंगा कि शायद मोदी साहब, जैसे अपूर्व जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थके हुए और एक घिसी पिटी बात जो है वो ऐसे लग रहा था, लेकिन शायद उनको एक तरह से ये महसूस होने लगा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक उपलब्धियों की बात, उसके बेसिस पे हम चुनाव लड़ें तो शायद
ये जो भाइयों और बहनों का जो विशाल परिवार है ये हमारा समर्थन न करें। इसीलिए वो बार बार दर्शकों को और शहरियों को बताना चाह रहे थे कि भाई दुनिया भर में हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इमेज है, दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को देख रहा है, दुनिया जो है वो बड़े उत्साह से देख रहा है कि हिंदुस्तान आगे तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया चाहती है कि हिंदुस्तान अपनी जगह कायम रखे और एक तरह मतलब उन्होंने विश्व मित्र लफ्ज का इस्तेमाल किया। तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में शायद कोई ऐसा दौर न रहा हो, अगर मैं 1947 से आज तक की बात करूं, जहां पे दुनिया ने हिंदुस्तान को उन नजरों से नहीं देखा हुआ होगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो दुनिया भर में हिंदुस्तान और राजीव गांधी की जो है जय जयकार होती थी, वाह वाह। मैं उन दिनों विद्यार्थी था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, और राजीव गांधी के राज्य के बारे में इतनी जो है वेस्ट में, विदेश में इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा की जाती थी। जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तो दुनिया की बड़ी उम्मीदें होती थी। जब वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, जब इंदिरा गांधी थी, जब नेहरू थे, तो मोदी के वक्त में भी दुनिया भर में जो बड़े बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक मैत्री देश उनके लिए बने और एक एलाय बने, हिंदुस्तान एक इन्वेस्टमेंट की एक डेस्टिनेशन बने। ये सारी बातें जो है इस बात पर निर्भर नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। कल मोदी जी चले जाए, कोई और आ जाए, हिंदुस्तान की अहमियत दुनिया की नजरों में उतना ही रहेगा। लेकिन मोदी साहब हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने की ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, और हर एक चीज को एक उस तरह से वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, G20 हो या कुछ और बात हो। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है, हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर में लोग चाहते हैं कि भाई दुनिया और ग्लोबल तौर पे अगर कोई तरक्की या किसी भी समस्या का समाधान निकले तो हिंदुस्तान पूरी तरह से उसका हिस्सेदार बनना चाहिए, राइट। तो ये कौन सी बड़ी बात नहीं, लेकिन मोदी इस बात को बार बार उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दुनिया क्या सोचती है, मुझे लगता है कि 2024 में मोदी आए या ना आए, इसमें दुनिया क्या सोचती है, दुनिया के सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते हैं। और मुझे लगता है कि अब चुनाव जो है मुश्किल से 1 साल के अंदर होने वाले हैं, और जिस तरह से सियासी मैदान तैयार हो रहा है, सबको ये पता है कि भाई एक अच्छी खासी लड़ाई नजर आ रही है। जो जीत एक आसानी से शायद बीजेपी वाले सोच रहे थे 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, हालात उस प्रकार के नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो डिवाइसिव पॉलिसीज, और इसी चीज को हमने देखा कि भाई तकरीर में, प्रधानमंत्री की तकरीर में तुष्टीकरण को इसलिए उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को इसलिए उठाया जाए ताकि ऑपोजिशन के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज को यूज किया जाएगा ये कह के कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। और तुष्टीकरण को खत्म करने के नाम पे जो सांप्रदायिकता को जो खुला छूट दिया जा रहा है हिंदुस्तान में, ध्रुवीकरण की जो सियासत है, इसको परस्यू किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी की रणनीति होगी और इससे जो है लोगों को बचना पड़ेगा, लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कम से कम वो लोग जो कि भाजपा के नरेंद्र मोदी के वोटर हैं, वो इस बात को लेकर पूरे तरीके से संतुष्ट हैं और एक तरह से कन्विंस्ड हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत एक विश्व गुरु बन गया है। वो नरेंद्र मोदी के झूठ को जैसे उन्हें परोसा जाता है वैसे ही वो निगल लेते हैं। तो कम से कम इस मामले में मैं कहूंगी, बाकी हो सकता है चीजों से वो अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन इस बात में कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, कम से कम ये एक मध्य वर्ग का एक बड़ा तबका जो उन्हें वोट देता है, वो इस बात को बहुत कामयाब तरीके से लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे। लेकिन इस पर चर्चा किसी और रोज, मुझे लगता है कि अच्छा एक क्यू भी मिल गया है कि इस पर चर्चा जरूर की जाए कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की क्या क्या उनकी, मैं कहूंगी उनके अचीवमेंट्स क्या रहे, इस पर मैं और आप एक रोज जरूर चर्चा करेंगे बिंदुवार तरीके से कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या हासिल किया। कम से कम लोगों की आंखें खोलने का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।